और खबरें तफसील से। मनोहर लाल खट्टर को लेजिस्लेटर काउंसिल का सदर चुन लिया गया है। सदर चुने जाने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने नए हलीफ जमात के साथ साफ सुथरी हुकूमत देने की कोशिश करेंगे, जैसे गुज़श्ता 5 वर्षों में हमने हुकूमत चलाई है। और आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से सभी हमारे 40 विधायकों ने अपने केंद्र से आए पर्यवेक्षक आदरणीय श्री रविशंकर जी और हमारे श्री डॉक्टर जैन जी महामंत्री, इन सबके सामने सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से जो मुझे नेता चुना है, मैं सर्वप्रथम सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार 5 वर्ष हम लोगों ने मिल करके साफ सुथरी एक स्थायी सरकार पिछले कार्यकाल में चलाई है, अपने पूरे विधायक मंडल को साथ लेकर और उसी प्रकार एक अच्छी साफ सुथरी स्थायी सरकार चलाने का प्रयत्न करेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उमेश शर्मा जुड़े हुए। उमेश, जिस तरह से आज उन्होंने तयक़ुन दिया कि एक बेहतर सरकार चलाई जाएगी, और क्या कुछ बातें हुई इस मीटिंग में, क्या कुछ यकीन दिलाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी विधायक दल की मीटिंग थी उसमें जो सीनियर मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसका अनुमोदन किया कंवरपाल गुर्जर ने, जो विधानसभा स्पीकर ने, और सर्वसम्मति से मनोहर लाल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। एक औपचारिक था ये सारा चीज, और अभी भी मीटिंग का दौर जारी है। कुछ ही देर में जो गवर्नर है हरियाणा के, उनसे मिलने जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, और सरकार बनाने का जो एक औपचारिकता है वो उनको पत्र दिया जाएगा कि सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और उसमें जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उनका समर्थन पत्र, और विधायकों का भी जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन पत्र सौंपा जाएगा, और उसके बाद कल बताया जा रहा है कि कल जो ऑथ सेरेमनी है वो हो सकती है। जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम हलीफ के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, तो हलीफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, साथ में जो सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल ही जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कल ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। और जब दुष्यंत चौटाला जेजेपी की पार्टी ने से बात रात बनी, अमित शाह ने मीटिंग की और मीडिया से मुखातिब हुए, तो क्लियर हो गया था कि जेजेपी के भी जो 10 विधायक हैं वो भी पार्टी को समर्थन देंगे, और पार्टी जो उनकी है सरकार में शामिल होगी, जिसमें एक डिप्टी सीएम का पद उनकी पार्टी को दिया जा रहा है और 2 मंत्री पद भी दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक स्थायी सरकार देने की बात है, यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट रहे, उसके लिए जेजेपी को भी शामिल किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा कांग्रेस की इंचार्ज कुमारी शैलजा से हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने बातचीत किया, ये सुनते हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा हमारे साथ है बात करने के लिए। शैलजा जी, तय हो गया बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनेगी, अब जल्दी शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये मौका कांग्रेस के पास भी आ सकता था, जेजेपी को आपने भी ऑफर दिया था, लेकिन वो आपके साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। सिर्फ ऑफर की बात नहीं है, बात ये है कि हरियाणा के लोग क्या चाहते थे। हरियाणा के लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाए, क्योंकि उन्हें मत मिला नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ी है, जजपा लड़ी थी, उसके अलावा और भी हैं जो लड़े, तो हरियाणा के लोगों ने तो एक विचारधारा को नाकार कर जो उनके सामने खड़े हुए उनको जिताया। तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि सब इकट्ठा होते, और हमने तो ऑफर भी ओपन ऑफर दे रखी थी कि सबको इकट्ठा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनके खिलाफ, और सरकार बनाए मिलकर। लेकिन अब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो इतना लालच है सत्ता का कि कहीं भी ये कोई भी हथकंडे अपनाते हैं गैर लोकतांत्रिक, और सरकार बनाने का करते हैं। यही यहाँ पर भी किया, मौका परस्ती है ये। लेकिन जेजेपी की क्या मजबूरी रही, क्योंकि इधर भी आकर वो सरकार बना सकते थे, देरी की उन्होंने फैसला लेने में, कांग्रेस के साथ आने में। उन्हें आना चाहिए था कांग्रेस के साथ, और हम तो कल तक ओपन ऑफर देते रहे कि आप साथ आइए, मिलकर एक विचारधारा को हम पीछे करें, जो कि देश आज के दिन नहीं चाह रहा है, हरियाणा नहीं चाह रहा है।
लेकिन अब जो भी इनका वहाँ पर क्या हुआ होगा हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ तस्वीरें आ रही है हरियाणा से, जाट काफी नाराज चल रहे हैं, कई जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से उनके जो चुनाव चिन्ह है, उनका जो झंडा है वो जलाया जा रहा है जाट द्वारा और अपनी नाराजगी दिखाई जा रही है। नहीं, मैं देखो इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती। ये जो जात पात की बात है ना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं किसी भी जाति को हम इधर धकेलें या उधर या किसी को ऐसे नेम करें। हम कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी में विश्वास करती है, इन चीज़ों को हम नहीं देखते हैं। अंतिम सवाल है मैम, अभी हुड्डा जी ने भी कुछ देर पहले बात की और उन्होंने कहा कि अगर आला कमान नेतृत्व परिवर्तन का फैसला जल्दी कर लेती तो नतीजे कुछ और बेहतर कांग्रेस के हो सकते थे। आपको भी लगता है इस तरह का? किसने कहा? हुड्डा जी ने ये बयान दिया। देखो, फैसला तो जब होता है तभी होता है, उसमें अब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हम केवल हाईकमांड पर थोड़ा ही डाल सकते हैं ये बात, और भी फैक्टर्स होते हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने मनोहर लाल खट्टर को मुबारकबाद दी है। मैं भी आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और हम लोग की शुभकामना है कि इनकी अगुवाई में एक स्थायी और ईमानदार योग्यता से काम करने वाली सरकार चलेगी और हरियाणा का विकास होगा, जैसा पिछले 5 वर्षों में हुआ है। हमारी ओर से, अरुण जी की ओर से, डॉक्टर जैन की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के कंझावाला इलाके में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, दिल्ली के कंझावाला में बदमाशों के इलाके में खिलाफ कार्रवाई हुई है। दिल्ली स्पेशल सेल ने बदमाशों को घेरा है, दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। बड़ी खबर, दिल्ली के कंझावाला इलाके में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई, दिल्ली स्पेशल सेल ने बदमाशों को घेरा, दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। मजीद तफसीलात का इंतजार है और हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस पूरी जानकारी के साथ जुड़े हैं शंकर आनंद। शंकर, क्या है ये पूरा मामला कंझावाला इलाके में जो कार्रवाई हुई है? निश्चित तौर पे देखिए, एक बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले को अंजाम दिया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये काफी देर तक दोनों साइड से फायरिंग होती रही। उसके बाद इस मामले में 2 बदमाश जो पिछले कई सालों से बकायदा कई मामलों को अंजाम दे रहे थे और इस मामले में कई थानों की पुलिस जो है बकायदा ढूंढ रही थी और जो 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, इसकी जो पहचान हुई है वो उसका ये बताया जा रहा है स्पेशल सेल के द्वारा कि ये दिल्ली एनसीआर और इसके साथ जो हरियाणा का जो इलाका है, यहाँ पर कई मामलों पे ये वांछित था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त आपको रोकेंगे। अरुण की बात है। रास्त तस्वीरें हरियाणा से आप देख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, रविशंकर प्रसाद मीडिया से मुखातिब होंगे। थोड़ा पीछे। मनोहर लाल खट्टर को लेजिस्लेचर पार्टी का सदर मुंतखब किया गया है। सब हट जाओ पीछे, अपने कार्यकर्ता भी हटो भाई। पुलिस वाले हट जाओ। आप कौन है भाई? बीजेपी और जेजेपी का इत्तेहाद हुआ है। शांति, अब शांत रहिए। अब शुरू करो भाई। मित्रों, हेलो, नाउ क्वाइट प्लीज। अरे चुप रहो। मित्रों, मित्रों, मैं औपचारिक रूप से माननीय
मनोहर लाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अभिनंदन दूसरे केंद्रीय पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण जी की तरफ से भी है। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महामंत्री अनिल जैन भी यहां पर हैं। तो पूरे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मैं मनोहर लाल जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। हम लोग राज्यपाल जी के यहां जाएंगे और वहां पर एक बहुत ही स्थायी सरकार बनेगी। औपचारिक आमंत्रण का आग्रह करेंगे जिसमें दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और अपने इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन होगा और बहुत ही स्थायी, प्रामाणिक, ईमानदार, प्रभावी सरकार यहां हम देंगे। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आपके अब कोई सवाल हो तो उसका हम उत्तर देंगे। और गोपाल कांडा जी को लेकर विवाद चल रहा था। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है। दैट्स ऑल, द मैटर एंड्स देयर। आपके साथ है? जी, ऐसा है, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये उनका विवेक है। कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कितने बनेंगे, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण के बाद तय करेंगे। इसलिए उस बारे में अभी कोई सवाल करना उचित नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट आपको बता दूं कि जो बातचीत वैसे हुई है, उप मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, एक मिनट, सब बातें बताई जाएंगी आपको। एक बात मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ चीजों की संवैधानिक मर्यादा होती है। जब उनको शपथ का आमंत्रण मिलेगा राज्यपाल जी के द्वारा तो मुख्यमंत्री दोबारा डेजिग्नेट होंगे, तो कई फैसले उसके बाद होते हैं। लेकिन हम एक स्थायी, प्रभावी, ईमानदार शासन देंगे, ये हमारा हरियाणा की जनता को वादा है। अब ये सब छोड़िए। 6 लोग हैं, ये सब वहां दिया जाएगा। सीएम साहब, कल कितने बजे भाई आप दोबारा से मुख्यमंत्री? अब ये सब, इन बातों का उत्तर मेरे लिए देना उचित नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, भाजपा और भाजपा को समर्थन देने वाले सारे इंडिपेंडेंट सभी एकजुट हैं और सबों का एक ही संकल्प है, हरियाणा का विकास हो और सद्भाव और समन्वय हो। कल दीपावली पे आप, हाँ, एक मिनट, और हरियाणा की सारी जनता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप पत्रकार मित्रों को भी। सर, आप दोबारा से शपथ ले लेंगे, कितने बजे? अभी थोड़ी देर में हम लोग राज्यपाल महोदय को अपनी ओर से पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से जो नेता चुने गए हैं, जिसमें मेरे नाम का यहाँ एक प्रकार से चुना गया है नेता के रूप में, और समर्थन के नाते जैसा हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री रविशंकर जी ने बताया है, सब लोग हम मिलकर के और राज्यपाल महोदय के पास लगभग 2:30 बजे के आसपास जाएंगे, उनको बताएंगे। उसके बाद वो समय बताएंगे, तिथि बताएंगे, और समय तिथि जैसे ही वो बता देंगे हमको, उसके बाद तुरंत आपको 2:30 और 3 बजे का बता देंगे। दीपावली पे सारा मंत्रिमंडल बनेगा या कुछ मंत्रियों को शपथ? ये जैसे निमंत्रण वो देंगे उसके बाद विचार करके आपको बताया जाएगा। देखिए, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 10 विधायक जेजेपी के और जो इंडिपेंडेंट, सब मिला करके अपने आप में पूर्ण होता ही है। मैंने बताया जितने भी समर्थन आज देंगे वो आपको 2:30 बजे के बाद बता दें। शपथ के बाद ही सब कुछ तय किया जाएगा। 2:30 बजे के बाद वो
बता देंगे। अभी वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे और बीजेपी जेजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने नौमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग ली। इस मीटिंग में पार्टी 50-50 के फार्मूला समेत दीगर पहलुओं पर गौर खौस करेगी। ख्याल रहे कि नताज के ऐलान के बाद से शिवसेना बीजेपी से 50-50 के फार्मूले पर अमल करने का मुतालबा कर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही आगे हों, लेकिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच में खींचातानी अब भी शुरू है। दोनों के बीच एक छुपा हुआ संघर्ष साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। एक तरफ शिवसेना के नेताओं का मानना है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे हों, इसे लेकर लगातार महाराष्ट्र में मुंबई के कई इलाकों में पोस्टर लग रहे हैं। अब मैं आपको ये नजारा दिखाना चाहता हूँ कि एक पोस्टर लगाया है, ये लगाया गया है मातोश्री के एकदम सामने, यानी उद्धव ठाकरे के घर के सामने, जहाँ पे शिवसेना के नेताओं ने और शिवसैनिकों ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि महाराष्ट्र का अगर कोई अगला मुख्यमंत्री होगा तो आदित्य ठाकरे हो सकता है। इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए। इस पोस्टर से ये साफ होता है कि जो शिवसेना के नेतागण हैं, उनके साथ जो बैठकों का दौर चल रहा है, उस दौरान भी कई शिवसैनिकों ने और शिवसेना के नेताओं ने इस बात की जाहिर किया है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री उनका हो। और जिस तरह से बहुमत मिला है दोनों ही पार्टियों को, तो मिलीजुली सरकार जरूर बन सकती है, इतने आंकड़े उन्हें मिल चुके हैं। लेकिन इस बात को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है कि दोनों में से कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक तरफ बीजेपी कहती है कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं पे शिवसेना ये मांग कर रही है कि उनका मुख्यमंत्री हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पार्टी किस तरह का निर्णय ले सकती है। फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 31 तारीख को बाकायदा बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में एक नई शपथ विधि होगी, नए सरकार की शपथ विधि होगी और नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शिवसेना की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ये मांग लगातार उठने लगी है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे हो। मुंबई से संतोष डिस्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। और मजीद जानकारी के लिए वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी वसीम, जिस तरह से बातचीत हो रही है बीजेपी और शिवसेना के बीच, संजय रावत ने भी इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन नहीं हुआ था, रैली चल रही थी, तब उन्होंने कहा था मंत्रालय के 6ठे माले पर जो ऑफिस है वो किसका है, वो किसका रहेगा। यानी इशारे चल ही रहे थे। यानी कहीं ना कहीं शिवसेना की नजर अब सीधे एक अहम कुर्सी पर है। क्या कुछ खेल चल रहा है शिवसेना बीजेपी के बीच? देखिए, ये कहना बहुत ही सही होगा कि जिस तरह से शिवसेना की नजर है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और वो चाहती भी कि इस बार जो मुख्यमंत्री हो वो उनका हो। यही वजह है कि अभी मातोश्री पे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनके घर पर बाकायदा शिवसेना के जितने विधायक हैं उनके साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा, इस बात पर चर्चा की जाएगी कि विधानसभा का अगला गठ नेता, ग्रुप लीडर कौन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री अगर शिवसेना का होता है तो किस तरह की भूमिका शिवसेना की होगी, बीजेपी के साथ किस तरह से चर्चा करना है। अगर मुख्यमंत्री उनका नहीं होता तो कौन से ऐसे पहलू है जिसपे शिवसेना चर्चा कर सकती है। इसे लेकर फिलहाल 1 घंटे से मातोश्री पे बैठक शुरू है। जहां तक दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातानी अब भी शुरू है। एक तरफ शिवसेना के सभी नेताओं का कहना है, हमने कुछ नेताओं से भी बात की थी, उनका ये कहना है कि अब इस बार जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो बहुमत हुआ है, जो हमें कम सीटें दी गई, उसके बावजूद भी हमने अच्छे एवरेज में लोगों का वोट लिया है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए और बिना हमारी सरकार बन भी नहीं सकती। तो सभी का ये कहना था, सभी विधायकों का, कि हम उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे और बीजेपी पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो टर्म्स है हमें मुख्यमंत्री पद का दिया जाए। तो वहीं पे बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि वो उनका ही मुख्यमंत्री होगा। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र की सरकार बनेगी। दोनों ही दल आपस में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल तो दिवाली का माहौल है, इसे देखते हुए दोनों दल अभी किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ जरूर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से पहलुओं पर जाकर डिस्कशन करना है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देना है या नहीं देना है। अगर मुख्यमंत्री पद नहीं देते हैं तो क्या डिप्टी सीएम का पद शिवसेना को दिया जाएगा। ऐसे कई चर्चा बीजेपी में भी चल रही है। लेकिन फिलहाल शिवसेना जिस तरह से अभी बैठकों के दौरे अपने नेताओं के साथ चर्चा कर रही है, महाराष्ट्र के सभी विधायकों के साथ चर्चा कर रही है, तो प्रेशर जरूर बनाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी पे कि इस बार उनका ही मुख्यमंत्री हो। जी वसीम, 50-50 का जो फार्मूला है, ये चीजें भी आई थी कि पहले मुख्यमंत्री अगर बनता है तो हमारा होगा, फिर कुछ साल के लिए भी बताया जा रहा था कि 2.5 साल आप, 2.5 साल, इस तरह से भी चीजें चल रही थी। क्या कुछ ऐसा भी है?
देखिए, लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उस दौरान जब गठबंधन हुआ था शिवसेना और बीजेपी का, उस वक्त से लेकर अब तक शिवसेना यही कहती आ रही कि लोकसभा में इस बात को लेकर निर्णय हो चुका था कि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पे 50-50 होगा और मुख्यमंत्री दोनों ही पार्टी को चाहे जितने भी नंबर्स आए, लेकिन उनके बीच जो मामला तय किया गया है 50-50 का, 2.5 साल इनका मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि शिवसेना बीजेपी से कम सीटों पे लड़ी, 124 सीटों पे ही चुनाव लड़ी है। तो अब भी उनके नेताओं का जैसे नतीजा है, साफ तौर पे कहना था कि लोकसभा में जो फार्मूला तय हुआ था, अमित शाह जी के साथ जो चर्चा की गई थी, मुख्यमंत्री थी, उसी फार्मूले के तहत शिवसेना को मौका मिलना चाहिए और ये मौका पहले मिलना चाहिए। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे के परिवार से पहली बार ठाकरे परिवार से चुनावी मैदान में भी उतरा। तो लोग यही चाहते हैं, शिवसेना जो शिवसैनिक है, कि किसी भी तरह से इस बार शिवसेना प्रेशर करके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाए। कई जगहों पे उनके पोस्टर भी आदित्य ठाकरे के लगा दिए गए हैं कि इस बार महाराष्ट्र में युवा नेतृत्व चाहिए और युवा नेतृत्व सिर्फ आदित्य ठाकरे हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस जानकारी के लिए। बहरहाल आदित्य ठाकरे को इस बार काफी आगे बढ़ाकर दिखाया गया है और सही बात है कि पहली बार शिवसेना की फैमिली से कोई जो है चुनाव लड़कर जीता है, तो ऐसा मौका हासिल करने की शिवसेना की तरफ से कोशिश जरूर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जम्मू कश्मीर में ट्रक ड्राइवर और मेवा फरोशों पर हमले की मजम्मत की। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने दफा 370 को हटाने के ताल्लुक से कहा कि उसे हटाने के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए लिया गया। कश्मीरियत की जो संस्कृति है उसको आज मिलिटेंट नष्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए आए हुए जो हमारे देश भर के आने वाले व्यापारियों को डरा धमकाने का जो प्रयास हो रहा है, कुछ लोगों को मारने का प्रयास हुआ है, इससे वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से इस प्रकार की गतिविधि से निपटेंगे। राम माधव ने पाकिस्तान की जानिब से एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर विलासदयाल फायरिंग की भी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटेगी। पाकिस्तान इस समय किसी न किसी रूप में कश्मीर वैली में अशांति फैलाने का प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पक्का है। और इधर बीजेपी लीडर सैयद इकबाल इमाम को झारखंड अक़लियती मालियाती व तरक्याती कारपोरेशन के डायरेक्टर के ओहदे पर फायज किया गया। रियासत की तश्कील के बाद यह पहला मौका है कि इस ओहदे पर किसी मुसलमान को फायज किया गया। हमारे नुमाइंदा नौशाद आलम ने इकबाल इमाम से खास बातचीत में इनकी तरजीहात जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे माननीय कल्याण मंत्री लुईस मांडी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे पर इस बात का मैंने भरोसा किया उन्होंने कि ये काम हमें जिम्मेदारी दी गई और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। ये रियासत की तश्कील के बाद एक लंबे जो दरीना जो मुतालबात थे उसमें से एक जो है मालियाती कॉरपोरेशन की तश्कील का मामला था। ये जो कॉरपोरेशन है 2012 में तश्कील पाई, उसके बाद से अब तक कोई भी मुस्लिम जो है इस डायरेक्टर के ओहदे पे फायज नहीं हो पाया था। तो अब ये जिम्मेदारी मिली है, तो क्या तरजीहात होंगी आपकी? देखिए, बेसिकली इस कॉरपोरेशन में दो ही काम होता है बेसिकली, एक तो स्कॉलरशिप्स का है, दूसरा लोन्स का है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि स्कॉलरशिप्स जो है वो राइट पर्सन को मिले और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलने में जो प्रोसीजर है वो आसान हो जाए, थोड़ा सा बच्चों को परेशानी ज़्यादा नहीं हो। और इसमें जो हमारे अक़लियत में सबसे जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स हैं, और इसके अलावा हमारे सिख भाई भी हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं और भी जो दीगर लोग हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे हैं। तो उन तमाम लोगों को लेकर हम लोग को चलना है और हम लोग चाहेंगे सॉफ्ट लोन का भी इसमें प्रावधान है। तो हम लोग चाहेंगे सॉफ्ट लोन में भी जो प्रक्रिया है इसको सहज किया जाए, इसको आसान किया। मुस्लिम जो तबका है यहाँ पे वो खासतौर से देखा जाए तो माली जो है तौर पे पसमानदगी के शिकार है और ये जो मालियाती कॉरपोरेशन से उनको बहुत ज़्यादा खातिर खा फ़ायदा नहीं हो पाया है। बाज़ औक़ात तो बहुत सारे जो माहरीन हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारे जो फ़ंड जो मरकज़ से जो आते हैं वो फ़ंड जो है लैप्स कर जाते हैं। तो ये क्या जो है आपकी ये कोशिश होगी उसमें?
देखिए इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है गवर्नमेंट के साइड से है, दूसरा पार्ट ये है जो जिनको उनका लाभ लेना है उन लोग भी ये सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट का मामला है, पता नहीं क्या क्या पेपर वर्क होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए वो पहले ही से बायस हो जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा हमको लोन लेने में, इसके लिए वो हम तक आ ही नहीं पाते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे और ये करेंगे, करने की कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर कि लोगों को ये बात कन्वे किया जाए कि ये इतना इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग आएँ, अपनी जो भी आपकी परेशानियां वो हम पर रखें, तभी हम लोग उसका समाधान निकाल पाएंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।